नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस भर्ती, एसआई, कांस्टेबल सबके बारे में। संदीप कासवान, जयबीर मलिक, नमस्कार। संदीप कुमार, नमस्कार जी। अर्जुन जाट, विशाल राजपूत, पंकज पाटिल, प्रदीप शौराण, आशु नांदल, सुनील धीमान, अर्जुन जाट, दिनेश यादव। मैं ठीक हूँ भाई संदीप। रामविलास शर्मा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अर्जुन जी। बद्रीलाल चौहान, मुकेश ग्रोवर घोटर, सॉरी, प्रवीण खिची, अर्जुन जाट आईटीआई रिजल्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे भाई। सत्यवान सिंह, नवदीप सैनी, एई सिविल की पोस्ट क्यों नहीं निकाल रहे, पूछो सरकार से क्यों निकाल रहे। नीरज, प्रवीण, गौरव मलिक, नवदीप सैनी। नवदीप भाई मैंने पहले ही लिखा था कि 8:30 बजे लाइव आऊंगी। डॉक्टर आदर्श भोरिया, हनुमान पोल खोल, गुरनाम ढुल पाई, नमस्ते भाई। हरियाणवी मनदीप मुछल, विपिन दहिया, रजत दांगी, विष्णु कुमार, आशु नांदल, बॉक्सर चिंटू, नीरज मुलोधिया, दीपक काद्यान, अशोक कुमार, मेरी आप सबको राम राम नमस्ते है। मोहित वशिष्ठ जी, सबको राम राम नमस्ते है। काफी लोग जुड़ गए हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है एसआई का डिटेल्ड, प्लस जो इन जनरल ओवरऑल टोटल जो पुलिस की भर्ती हुई है, एसआई मेल फीमेल, कांस्टेबल मेल फीमेल, इस सब के ऊपर। इसमें कई सारे मुद्दे एकदम से आ गए। सबसे पहले तो सरकार का, हरियाणा सरकार का और एचएसएससी का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने डिटेल्ड रिजल्ट दिया। डिटेल्ड रिजल्ट के साथ जो नई खामियां थी वो बाहर निकलकर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, सबको पता है वो क्या चीज है क्या नहीं है, उनको मैं दोहराऊंगी। साथ ही में मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहती हूँ और हरियाणा सरकार और एचएसएससी से भी मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो ये पारदर्शिता और निष्पक्षता बोलते हैं, उसका पहला कार्डिनल रूल होता है डिटेल्ड रिजल्ट देना, जो इतने सालों में पहली बार हुआ फर्स्ट। लेकिन ये डिटेल्ड रिजल्ट केवल क्योंकि इस भर्ती पे इतने सवाल उठ रहे थे, इतने लोग इसमें आपसे सवाल कर रहे थे और इतने आंदोलन प्रदर्शन हो रहे थे, इतना मीडिया में, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा थी, केवल इसलिए ना दिया गया हो। मेरा कहने का ये अर्थ है कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, ये आगे आने वाली हर भर्ती और हर रिजल्ट में आप कृपया करके कीजिएगा। डिटेल्ड रिजल्ट हमें हर भर्ती और आगे आने वाले हर रिजल्ट के साथ चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो पिछले रिजल्ट हैं जिनका अभी तक डाटा नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल रहता है लगभग 6 महीने का, तो कृपया करके वो डिटेल्ड रिजल्ट भी वेबसाइट पर डाला जाए। इसके साथ जो डिटेल्ड रिजल्ट में हमें देखने को मिला, ग्लेयरिंग जो बिल्कुल एकदम सीधी चीज जो देखने को मिली, वो ये कि जिनके पास सोशो इकोनॉमिक के अंक नहीं है, शायद उन्हें अब हरियाणा में पेपर देने बंद कर देने चाहिए। या तो फुल ऑन एक आंदोलन करना चाहिए इन अंकों में संशोधन के लिए, या इन अंकों को हटवाने के लिए। ये अंक केवल और केवल जरूरतमंद, जो असली जरूरतमंद है, जो विधवा है, जो अनाथ है, जिन्हें सच में इन अंकों की जरूरत है, जिन्हें सच में पढ़ते हुए प्रॉब्लम्स आई हैं, जिन्हें सच में प्रॉब्लम्स फेस करी हैं पढ़ते हुए, और बच्चों के मुकाबले वो नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें 1 या 2 अंक दिए जाएं, बाकी किसी को अंक ना दिए जाएं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल से 400 कैंडिडेट्स में से 10 या 15 कैंडिडेट्स होंगे, शायद मैं ये आंकड़ा ज्यादा बोल रही हूं, कि जो इन अंकों के बिना लगे होंगे। सब कैंडिडेट्स इन अंकों के साथ लगे हैं। तो इसका मतलब ये जो सरकार या मुख्यमंत्री साहब बार बार मिशन मेरिट करते रहते हैं, माफ कीजिएगा, वो मिशन मेरिट नहीं है, वो मिशन एंटी मेरिट है। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स बाहर बैठ गए हैं जी इन एसईसी के अंकों की वजह से। सेकेंड थिंग जो डिटेल्ड रिजल्ट में हमें पता चली है, वो ये कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फेक सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स भी ले रखे हैं। अब ये जांच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वे सच्चे हैं या झूठे हैं, और जांच
अभी तक इन अंकों की हुई नहीं। जब से ये पॉलिसी बनी है, सबसे पहले मेरा ये भी कहना चाहती हूं मैं कि आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं, आपने बना दी एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी, पूरी चर्चा होगी उस पॉलिसी की, सब कुछ पूरा, मतलब हरियाणा सरकार में ऐसे दिखा दिया कि बस इनसे बड़ा कोई आया नहीं और इतनी बढ़िया पॉलिसी बना दी, वाह, जिस घर में नौकरी नहीं हर घर में मैं नौकरी दूंगा और ये अंक दूंगा, ये सब कुछ आपने पॉलिसी बना दी। लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है? किसी ने भी ये जांचने की कोशिश की? कोई भी देख रहा है इन अंकों को कि किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं? किसी का कुछ नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन पे ये मार्क्स मिल रहे हैं और इसी का ही नतीजा है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे ये जो मार्क्स मिल रहे हैं इसी का नतीजा है कि बच्चे अब फेक लेने लग गए हैं इन मार्क्स को, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पिछले वालों का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, क्यों ना हम भी ले लें। हमारा कौन सा डिटेल्ड रिजल्ट दिखाना, इन्हें क्या पता था कि डिटेल्ड रिजल्ट आ जाएगा? सबको ये होता था कि हमारे ईमेल पे आएगा, पर्सनल ईमेल पे आना है, देख लेंगे, 6 महीने बाद डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी को पता ही नहीं लगना हमने नंबर लिए भी थे या नहीं लिए थे, हम तो ये कह देंगे नहीं लिए। तो आपने पॉपुलिस्ट पॉलिसी बना दी लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं देखा, जिसकी वजह से आज बहुत सारे फेक एसईसी नंबर लेके पिछली भर्तियों में लगे होंगे, ग्रुप डी में, क्लर्क में और पता नहीं कितनी भर्तियों, पिछली पुलिस वाली भर्तियों में और इस भर्ती में। ये इस एक डिटेल्ड रिजल्ट से इतनी सारी चीजें सामने आ गई है। ना केवल फेक एससीसी, फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स भी बनवा रहे हैं लोग। तो क्या उसके बारे में कुछ कर रही है सरकार? क्या कोई जांच कहीं पे हो रही है? क्या जांच होगी इसकी भी, इस रिजल्ट की? क्या कोई कार्यवाही होगी इन अभ्यर्थियों के ऊपर जिन्होंने फेक ये लिए हैं? आपको पता है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में क्या डिफरेंस होता है? पॉइंट्स का डिफरेंस होता है जी। 66.80, 60.40, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में अंक आए हुए हैं। बराबर भी हैं तो एज फैक्टर की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में इतना डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत सारे स्कैम्स अभी भी बाकी हैं जो आपको ठीक करने हैं और सोशियो इकोनॉमिक उनमें से एक सबसे बड़ा स्कैम है। बाकी मैं बताती हूं आपको, पेपर सॉल्वर गैंग्स, नकल गिरोह, ये सब कुछ ये सरकार देख रही है, हम उसमें सरकार की प्रशंसा करते हैं, सरकार के साथ है, ठीक। उसके बाद झूठे प्रमाण पत्र स्कैम, मैंने आपको बता दिया, एसईसी, ईडब्ल्यूएस। रिवाइज की न देना भी एक प्रकार का स्कैम है। आप अपने मुंह से कह दें कि 7 प्रश्न थे, हमने वो रिवाइज कर दिए, तो आप जब असल आंसर गलत दे सकते हैं तो रिवाइज भी गलत दे सकते हैं। तो रिवाइज की क्यों नहीं बार दे रहे हैं? सब अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा, उनके पास कैंडिडेट कॉपी है, मिला लेंगे कितने अंक है, मिला के उनको पता चल जाएगा उनके साथ ठीक हुआ है कि गलत हुआ है। रिवाइज की ना देने वाला स्कैम, हर एग्जाम में, हर पेपर में 7 से 10 से 15 से 20 सवाल गलत होना। मैंने 20 क्यों बोला? क्योंकि एचसीएस में हो चुके हैं इतने, 25 सवाल गलत थे। तो हर एग्जाम में कम से कम 8 या 10 सवाल गलत होते ही होते हैं। तो ये गलत सवाल होना, ये भी अपने आप में एक स्कैम है। हर एग्जामिनर क्या गलत ही क्वेश्चन पेपर बनाता है? 8 से 10 सवाल हमेशा गलत ही डालने होते हैं। रिवाइज्ड की में हमेशा जो आंसर की डलती है उसमें हमेशा गलत ही आंसर्स मार्क होते हैं। फीमेल वाला भी तो था, उसमें सेट बी में अंग्रेजी के बताए जा रहे थे, गलत थे आंसर्स, सिर्फ सेट बी में थे, लेकिन मौखिक रूप से कह दिया गया कि रिवाइज्ड होगी, हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो वो रिवाइज्ड की वेबसाइट पे क्यों नहीं है? ये भी तो स्कैम है। बयानों में कुछ कहना और असल में कुछ होना, ये भी तो स्कैम है। कभी बच्चों को पता चल रहा है अंग्रेजी आ रही है, कभी पता चल रहा है नहीं आ रही है, कभी पता चल रहा है हिंदी आ रही है, कभी पता चल रहा है नहीं आ रही है, कभी पता चल रहा है हरियाणा जीके आ रही है, कभी पता चल रहा है नहीं आ रही है, कभी कहा जा रहा है हरियाणा जीके नहीं आएगी लेकिन वो आ रही है एसआई में, फिर वो कांस्टेबल में नहीं आ रही है। कभी कहा जा रहा है कि गलती से एसआई में अलग अलग प्रश्न पत्र खुल गए, लेकिन फिर जानबूझ के कांस्टेबल में 24 प्रश्न पत्र खोले जाते हैं, वहां कोई गलती नहीं होती, क्योंकि अभ्यर्थी इकट्ठे होके ये मांग नहीं रख पाए, एक शिफ्ट एक पेपर। यदि ढंग से वो मांग रख देते तो यहाँ 24 प्रश्न पत्र ना खुलते, 6 शिफ्ट थी, 6 पेपर होते सिर्फ।
सोशियो इकोनॉमिक बहुत बड़ा स्कैम है, डबल रिजर्वेशन है, ट्रिपल रिजर्वेशन है। आप शेड्यूल कास्ट का भी बेनिफिट लोगे, आप ईडब्ल्यूएस का भी लोगे, आप बैकवर्ड क्लास का भी बेनिफिट लोगे, आप ईडब्ल्यूएस सोशियो इकोनॉमिक का भी लोगे, आप अपनी कैटेगरी का भी लोगे और सोशियो इकोनॉमिक का भी लोगे, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस का भी लोगे और सोशियो इकोनॉमिक का भी लोगे। बहुत बढ़िया। मेरिटोरियस कैंडिडेट कहाँ जाए भाई? जनरल कैटेगरी का बच्चा तो मारा गया, उसके पास क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं। तो बच्चे यहाँ कह रहे हैं इनको सोशियो इकोनॉमिक का अलग कोटा होना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए अलग कोटा बना दो, कि जहां सिर्फ और सिर्फ अपने मेरिट, अपने हार्डवर्क के आधार पे इन बच्चों का सिलेक्शन हो। क्या ऐसा कोई कोटा है? हमारी तो 100% रिजर्वेशन होगी एक तरीके से, 100% पूरा हमने घेर लिया। मेरिटोरियस बच्चे के लिए कहीं जगह नहीं। बोलने जाती हूं तो कहते हैं कि गरीब बच्चों के खिलाफ हो। अरे गरीब बच्चों के खिलाफ मैं कैसे हुई? गरीब बच्चों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन आ गया है कायदे से, तो आपको डबल डबल रिजर्वेशन क्यों चाहिए? गरीब का बच्चा तो गटर साफ करने वाला जो इंसान है ना, उसका बच्चा भी है, जो झाड़ू लगाता है उसका बच्चा भी है। वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो नंबर नहीं ले सकते उनके बच्चे। क्या वो गरीब के बच्चे नहीं है? आप अपने स्वार्थ में बोलते हैं, न्याय संगत बात नहीं करते हैं। ये रिजल्ट सामने दिख रहा है, 10/400, केवल 10 बच्चे 10, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूं, विदाउट सोशियो इकोनॉमिक लगे। ये ठीक है? ये उचित है? खैर, तो हमें एससीसी में संशोधन चाहिए हर हालत में, हर हालत में चाहिए। नहीं तो आप अपने जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सीधे सीधे लिखने लग जाइए कि जिनके पास ये अंक नहीं है वो अप्लाई ना करें। आपने हर घर में नौकरी देनी है, आप हर घर में जाके बांट के आ जाइए नौकरी। इन बच्चों को कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन ऐसा ना करें कि ये अभ्यर्थी अंक भी ले रहे हैं फिर इन्हें घर बैठा दिया जाए क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, फिर डिटेल्ड रिजल्ट में ये फेक एक्स्ट्रा मार्क्स देखें और फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे उसकी लड़ाई लड़े, ट्विटर पे उसकी लड़ाई लड़े, फिर ये सोचें कि दीदी कैसे करना है, किसको जाके बोले, एचएसएससी को बोले, सीएम को बोले, हम कोर्ट में जाएं, हम क्या करें? दीदी मैं तो 2 नंबरों से रह गया और उस फलाने का बच्चे ने 5 अंक फेक ले रखे, तो मैं अब क्या करूं? साफ साफ नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या करती है, खुद से क्या संज्ञान लेती है। फर्जी अंक जो कैंडिडेट्स ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपने किस चीज के चलते ये फर्जी अंक लिए। गलत को गलत कहने वाले गलत कर नहीं सकते हैं। ये मत मुझे एक्सक्यूज देना कि मरता क्या ना करता, लड़ते। ठीक, यहां पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। मेरा ट्विटर पे एक बयान भी सर्कुलेट किया जा रहा है जहां पे मैंने लिखा था, 4 पेजेस दे रखे हैं, एचएसएससी के हेल्प डेस्क का वो रिप्लाई है और उसके ऊपर मैंने लिखा है ये जवाब आरटीआई से और मंगवा कर रख लीजिए। फिर यदि भाई या पिता सरकारी नौकरी पर है या रिटायर हो चुके हैं और उनकी फैमिली आईडी अलग है तो 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक के क्लेम कीजिए। तो कुछ अभ्यर्थी मुझे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगी, पहली लाइन में मैंने ये लिखा है कि ये जवाब आरटीआई से मंगवा कर रख लीजिए। आरटीआई लगाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। और यदि आपके पास आरटीआई है ऐसी, तो मैं आपके साथ खड़ी हूं। लेकिन ईमेल एक सबमिसिबल एविडेंस नहीं होता है कोर्ट में। मैंने पहले भी पोस्ट में कहा था, मैंने ट्विटर पे भी कहा था। जो अभ्यर्थी मुझसे फोन पे पूछता है कैसे पूछता है, मैंने हमेशा उसे कहा है कि आप ये जवाब आरटीआई से मंगवा के रखें। यदि आरटीआई में आपको मिलता है तो उसी के अनुसार अपना फॉर्म भरें। ठीक, दूसरी चीज, एक और मुझे कहा जा रहा है कि जहां भीड़ इकट्ठी होती है दीदी वहां चल पड़ती है। तो भैया भीड़ तो एसआई फीमेल कैंसिल करवाने के लिए भी थी, मैंने तो नहीं बोला वो कैंसिल करवाने के लिए। भीड़ तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया है सब कुछ, तो एक तरफ थी पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना खर्ची बिना पर्ची, एवरीबडी वर्सेस वन। तो भीड़ के साथ नहीं चली। तो ये बकवासबाजियां बंद करो, ठीक है? ब्लेम गेम इज रियली वेरी डेंजरस। ये चीज गलत होती है। जो सही है उसे सही कहो, जो गलत है उसे गलत कहो। खैर,
जो हमारी तीसरी मांग है वो ये है कि सभी रिजल्ट्स की इंक्वायरी हो, जांच हो और इन पर कार्यवाही की जाए। बहुत जरूरी है, कार्यवाही हुई तो आगे डेटरेंस आएगा, ऐसे और अभ्यर्थी फेक ऐसे मार्क्स लेने से बचेंगे, रुकेंगे नहीं लेंगे, और जो जरूरतमंद होंगे, जो असली मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे, उनके लगने का थोड़ा सा रास्ता साफ होगा। रिवाइज्ड की हमें चाहिए। इन सारे पुलिस भर्ती के जो रिजल्ट आए हैं, आपके मौखिक कह देने से कि हमने रिवाइज कर दिया है, हम नहीं मानते सर। हमें रिवाइज्ड की वेबसाइट के ऊपर चाहिए, हम खुद से देख लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आपने रिजल्ट गलत बनाया है या कुछ बनाया है, हम ये कह रहे हैं कि आप जो पारदर्शिता कहते हैं, प्लीज आप सिर्फ उसे वर्ड्स में मत रखें, उसे एक्शन में लेके आइए, उसे वेबसाइट पे लगा दीजिए, हम खुद देख लेंगे पारदर्शिता है या नहीं है। आपके केवल एक डिटेल्ड रिजल्ट लगाने से इतनी सारी चीजें पता चल गई, तो रिवाइज की भी लगा दीजिए और भी चीजें पता चल जाएगी। फेल्ड कैंडिडेट्स के मार्क्स भी डिटेल्स होने चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल मार्जिन पे बैठे हैं, जो मतलब बिल्कुल ही जिनके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर जिनके अंक हैं, तो वो तो इस असमंजस में है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो फेल्ड कैंडिडेट्स की भी डिटेल्ड मार्क्स हम सबको चाहिए। आप एसईसी के 2.5 अंक करने वाले थे, लेकिन दोबारा आपने 5 मैक्सिमम अंक वो कर दिए। उसका हमें जवाब जानना है कि ऐसा क्यों किया गया। हरियाणा सरकार व सब ये बताएं, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं। छठी मेरी डिमांड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप एक एग्जाम में कंपटीशन करवा रहे हैं, तो उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तक ही सीमित रखिए। कृपया करके उसके अंक ना दिए जाएं। कंपटीशन का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है यदि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंक देंगे। ऐसे एक्स्ट्रा 20 अंक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इन अंकों को जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जहां आपने वैसे खुद भी इस एग्जाम के लिए 12वीं वो रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है, तो ये जो बच्चे 12वीं करके निकलते हैं ये तो पहले ही पिछड़ जाते हैं। तो कृपया करके जो एजुकेशन वाला क्राइटेरिया उसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तक सीमित किया जाए, उसे ये ना बनाया जाए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना बनाया जाए। 7वीं और बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके पूछी जाए, कृपया करके हरियाणा जीके हरियाणा के हर एग्जाम में पूछिए। ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में 100 अंकों का अलग से हरियाणा जीके का पेपर होना चाहिए, और ग्रुप सी और ग्रुप डी में कम से कम 25 से 30% हरियाणा जीके होनी चाहिए। एक भाई ने ये लिखा कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो हमें बच्चों को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो। तो भाई मैनिपुलेट नहीं कर रही हूं मैं। आप ये नहीं जानते कि ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे 37.5 मार्क्स दिए जाते हैं। 50% कर दिया है बाकी इसको, आपके रिटर्न को। मतलब आप 100 अंकों का पेपर दे के आते हैं, 100 प्रश्न करके आते हैं, तो उसे 50 प्रश्न बना दिया गया, 50 इसको बना दिया गया है। धीरे धीरे वो एचएसएससी में भी लागू हो जाएगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप। पीएचडी वगैरह इन सब के अंक दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी देने लग जाएंगे। क्या करोगे। कंपटीशन का अर्थ होता है वहीं बैठ के जिस बच्चे ने जितना जैसा परफॉर्म किया उसके आधार पर उसका सिलेक्शन। क्या फर्क पड़ा फिर, आपने इंटरव्यू हटा दिया तो आपने ये सब चीजें डाल दी, और उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में 12.5 का इंटरव्यू भी चल रहा है, 37.5 का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चल रहा है, 50 अंक रह गया सिर्फ उसके रिटर्न के। क्या मतलब हुआ। बहुत बड़ा स्कोप है ये मैनिपुलेशन का, किसी वहम में मत रहना। कंपटीशन मीनिंग देयर वर्क बाय कंपटीशन ओनली। वहां पे जितने बच्चे बैठे हैं उनके बीच में जो 100 क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से सिलेक्शन। और आपको एक और बात बता दूं, यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप पहले ही बहुत ऊपर हैं 12वीं पास बच्चे से, राइट। जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिस एग्जाम के एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही 12वीं है, उसको उतना ही रखना चाहिए। फिर तो आप पीएचडी वाले को भी नंबर दो, या फिर मैं दूसरी मांग उठा देती हूँ ना, ग्रेजुएशन वाले को क्यों, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को भी दो, पीएचडी वाले को भी दो, जिसने और कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर रखी है, जिसने 90% मार्क्स ले रखे हैं उसको और एक्स्ट्रा मार्क्स दो। तो वो बच्चे भी आके बोलेंगे कि अच्छा मैंने 90 कर रखे हैं दीदी, तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिलने चाहिए। 89 वाला बोलेगा दीदी हमारे लिए आवाज उठाओ। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ और सोचो इस बारे में, ठीक है। मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हरियाणा के सभी टीचर्स,
यूट्यूबर्स, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, जो बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इन सब से कि कृपया करके एक जगह एकत्रित होकर कोई रोड मैप तैयार करें कि बच्चों के साथ, बच्चों की ये डिमांड है, उनको कैसे कैसे आगे लेके जाना है। कृपया करके इस मुहिम को लीड कीजिए आप लोग। आप लोग हरियाणा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपको गुरुजी कहते नहीं थकते हैं। आपको इन सबको एक साथ, इन सबकी डिमांड्स को समझना होगा और क्यूमुलेटिव तरीके से एक्ट करना होगा, एक रोड मैप तैयार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दे कीप ऑन मेकिंग ये मिस्टेक्स और अभी कीप ऑन इग्नोरिंग देम। ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही ये इग्नोर हो सकती हैं चीजें। मैं मानती हूं इस चीज को कि हर जो भी रिजल्ट आ रहा है, हर भर्ती के साथ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट का जो चक्र है बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। ये हमें तेज चाहिए। एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो ये नहीं चाहिए कि जो डिजर्विंग हो वो बाहर हो जाए और नॉन डिजर्विंग अंदर रहे। तो आप कृपया करके एक जगह और समय निर्धारित करें, आप सब लोग एकत्रित हों। आप लोग जहां मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग कृपया करके लीड करें इस मुहिम को और रोड मैप तैयार करें प्लीज। आपका यहां पे बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके साथ, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। डिफाइंड कोई सिलेबस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ है। तो आपको भी तो चाहिए ना कि ये इतना सिलेबस हो तो मैं अपने बच्चे को ऐसे तैयार कर पाऊं। आप जानते हैं कांस्टेबल का पेपर जो हुआ है, जो कांस्टेबल के लेवल का नहीं था, मैं किसी से भी किसी भी समय आर्ग्यूमेंट कर सकती हूँ इस चीज के ऊपर विद फैक्ट्स। जो कांस्टेबल के लेवल का नहीं था, उसके आने के बाद क्या असर पड़ा है। आप श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि ग्राम सचिव में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या कैनाल पटवारी में कैसे आएंगे। क्या कोई बता सकता है? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स उठा के दिया, क्या गारंटी है कि ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी में इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं आएंगे? क्या गारंटी है ग्लाइकोलिसिस या फिर क्रेब्स साइकिल नहीं पूछी जाएगी? क्या गारंटी है? और उसके लिए भी क्या पता कुछ लोग कह दें कि भाई ये तो ठीक है, सही पेपर आ गया। बच्चों को सब्र नहीं करना है। 12वीं का सिलेबस मीनिंग देयर बाय 12वीं का ही सिलेबस। सब्र बच्चे नहीं करेंगे, कैंडिडेट्स नहीं करेंगे। जो गलती जिसने की है वो उसे माने। कमीशन ने गलती की है, कमीशन माने उस चीज को। 24 क्वेश्चन पेपर्स और ऐसे क्वेश्चन पेपर्स, 24 पेपर्स की नॉर्मलाइजेशन कोई भी नहीं कर सकता है। कोई करके दिखा दे। अगर इनमें हिम्मत हो ना तो ये अपना फॉर्मूला बाहर यहां पे सार्वजनिक कर दें कि ये ऐसे उसकी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हो ही नहीं सकती है किसी भी तरीके से। इट इज ऑल डन। व्हाट आई बिलीव इज कि केवल और केवल कंफ्यूजन या मेसी करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। 24 क्वेश्चन पेपर्स में से किसी को पता नहीं चलेगा किसका कैसे कैसे रिजल्ट निकला, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगाने नहीं आती है। बनेगा ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, तो क्या औचित्य रहा फिर इस क्वेश्चन पेपर का। मैम, इन सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स डबल रिजर्वेशन को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हम? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई कोर्ट में होगा। और जो लोग बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने पीठ थपथपाई है इन मार्क्स के ऊपर हरियाणा सरकार की, तो वो ये जान ले कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन से पहले पीठ थपथपाई है सरकार की। अब कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड्स पे पहले ही 49.5% रिजर्वेशन मिलता है और 10% इकोनॉमिक आधार पे भी मिलने लग गया है। तो सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक ऑलरेडी कवर्ड है 59.5% रिजर्वेशन के साथ। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक देना एक अपराध है। ये केवल और केवल वोट बैंक के चक्कर में किया जा रहा है। सच बात है ये। यदि मंशा होती तो इन अंकों की जांच भी होती, इंक्वायरी भी होती, ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर कार्यवाही भी होती। लेकिन सिर्फ बोल देना है, उसके बाद वोटों के आनंद लेने हैं, दैट्स इट। जो भी एक चीज, जो भी एक बयान आते हैं ना, जो आजकल में भी मैं सुन रही थी,
भाईचारे खत्म करने वाले बयान या जो भी ये चीजें, या जैसे भी मैक्सिमम जहां पे जो लोग हैं उन लोगों के हक के बयान जैसे भी, तो वो क्या करते हैं, वोटों में इजाफा करते हैं, पॉलिसी बना के उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे। एनीवेज लेट्स लीव दिस। अभ्यर्थियों, आपको भी सीरियस होने की जरूरत है, आवश्यकता है। केवल आप टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, यूट्यूबर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, क्योंकि टीचर्स और यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है कि कैसे क्या करवाना है क्या नहीं। आपको भी चेतन में आना बहुत जरूरी है। आपको अपनी मांगों, अपनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपकी आवाज उठाने से ही बहुत सारी चीजें बनेगी। ये लोग आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन असल में रोजगार तो आपको ही मिलना है ना, तो चीजें तो आपकी है ना, तो आपको भी तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। उंगली ऐसे जब हम करते तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी तो होती है ना, तो वो भी तो देखना है ना कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या कमी छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, या मुझे क्या करना चाहिए, राइट। खैर, तो ये मेरा कहना था कि भाई जायज और नाजायज मांगे होती हैं। HSSC भी सुन ले, हरियाणा सरकार भी सुन ले। पारदर्शिता और निष्पक्षता एक जायज मांग है। केवल आपके बोल देने से कि हम कर रहे हैं वो नहीं होता है। हमें वर्ड्स में नहीं, हमें एक्शन में चाहिए हर एक चीज। हमें वर्ड्स में चाहिए ही नहीं कुछ, हमें सब कुछ एक्शन में ही चाहिए। हमें अच्छा क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, हमें रिवाइज्ड की भी चाहिए, हमें डिटेल्ड रिजल्ट भी चाहिए, हमें ये सोशियो इकोनॉमिक के अंक भी नहीं चाहिए, सिर्फ जरूरतमंदों को दो। हमें ये क्या कहते हैं उसे, आप इंक्वायरी भी करो इनके ऊपर, फेक EWS और फेक SEC के ऊपर, आप इनके ऊपर कार्यवाही भी करो। हाँ, डीनोटिफाइड ट्राइब वाला मैं पॉइंट भूल गई। डीनोटिफाइड ट्राइब्स में भी इन्होंने लिखा है साफ साफ, कहाँ था ये, हाँ, 5 marks will be given if the applicant belongs to such a denotified tribe or nomadic tribe, टपरीवास घुमंतु विमुक्त जाति of हरियाणा which is neither a scheduled caste nor a backward class। तो इन्होंने कहा है कि जो विमुक्त और घुमंतु जाति के 5 अंक है ना, वो वही ले सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड क्लास का बेनिफिट ना ले रहे हों। लेकिन इस रिजल्ट ने ये भी आईने की तरह साफ करा है कि ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का बेनिफिट भी ले रहे हैं और फिर नोमैडिक ट्राइब का भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ग्लेयरिंग सी चीज है जिसको HSSC को खुद देख लेना चाहिए, उनके सिस्टम को खुद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उनके सिस्टम में ऐसी चीजें खुद होनी चाहिए कि अरे जब हमारे इसमें ये लिखा है, हमारे नोटिफिकेशन में ये चीज है, एडवर्टीजमेंट में ये चीज है, तो यहाँ पे ये चीज डिस्कार्ड हो जाए, लेकिन नहीं होता। खैर, तो जहां केस करने का, जिस भाई ने पूछा था, केस करने का ऐसा है कि केस हाई कोर्ट में ही पहले आपको करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है, और हाई कोर्ट में विद फैक्ट्स करना पड़ेगा। बहुत सारे पीछे रिजल्ट्स आए हैं जिसकी आप एक कॉपी बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी था और कर रहे हैं, उसके ऊपर काम लगातार हो रहा है। वो करके फिर उसके संदर्भ में रिट पिटिशन फाइल हो सकती है। फिर उसके बाद साथ के साथ हम लोग लीगल ये रखते हुए साथ के साथ हम लोग सरकार से बातचीत कर सकते हैं। जैसे उन्होंने 10 से मैक्सिमम 5 अंक किए हैं, वैसे उसको कम करने की भी ये लोग सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ सोच के तो 5 किए होंगे ना। तो क्या पता खुद से ही वो 2.5 हो जाए, 2 हो जाए, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर सरकार इसे करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लीगल शायद लंबा चला जाए, बट यस इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। एक्स्ट्रा मार्क्स देना गलत है मैम। नरेश जी, मैं बिल्कुल सही मानती हूँ मेरे भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से सारे ही तो रह रहे हैं। मिशन एंटी मैरिज चल रहा है हरियाणा में। हरियाणा में ये बता दो ओपन कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि ओपन में तो सभी फाइट कर रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कह रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं ना कोटा दे दो इनको अलग से 10%, मैं कहती हूँ कोटा दे दो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, कि उनको ये बताओ कि ये खुला मैदान है और यहां मैं फाइट कर सकता हूं। ऐसे भी रिजल्ट हैं जहां बिना सोशियो इकोनॉमिक के अंकों के कोई लगा ही नहीं है, और इतनी ऐसे लॉजिक देते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक अंकों के फेवर में कि मुझे बहुत बार हंसी आ जाती है। ऐसे लॉजिक, ऐसी पोस्ट डालते हैं, ऐसे लॉजिक देते हैं, कम ऑन। और हाँ प्लीज, पिछली
सरकारें बहुत गलत भर्तियां करती थी, इसको मैं मानती हूं। मैं पीछे इसलिए नहीं बोली क्योंकि उस समय मैं पढ़ रही थी, मैं कोई 100 साल की नहीं हूं। तो पिछले बहुत गलत करते थे इसलिए ये आए हैं, और अब के गलत को कृपया करके पिछले गलत से छुपाने की कोशिश ना करें। अब के बार बार पारदर्शिता 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 चीखते हैं, चिल्लाते हैं हर एक टीवी डिबेट में, हर एक बयान में, तो इसलिए हम सवाल करते हैं। ठीक, तो बार बार ना इस चीज के लिए मुझसे सवाल किए जाए, ना पूछा जाए। मैं तो भाई वर्तमान के लिए बोलूंगी या फिर फ्यूचर के लिए बोलूंगी। और अगर तुम लोग चाहते हो कि पिछला बैठ के रोना है तो वो तुम लोग रो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। जेबीटी की वैकेंसी कब आएगी? नो आइडिया एट ऑल, देखते हैं। खैर भाई, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, इतना ही बोलना चाहूंगी, तुम्हारे मुद्दे हैं, तुम्हें दिख रहा है गलत हो रहा है। क्वेश्चन पेपर कांस्टेबल का कतई ठीक नहीं था, इट वॉज अबव लेवल। कोई सब्र करने की जरूरत नहीं है, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। ठीक, 24 पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती है, कॉन्फ्यूजन करने का ये एक तरीका है। ये सब कुछ सरासर धांधली हो रही है उसके अंदर। डिटेल्ड रिजल्ट ये आया है, डिटेल्ड रिजल्ट देते ही देख लो फेक एसईसी आ गए, डिनोटिफाइड आ गए, ईडब्ल्यूएस पता नहीं क्या क्या आ गया। तो एक अगर छोटे से 400 लोगों का रिजल्ट था, 465 भी है, उसके रिजल्ट में इतनी सारी चीजें आ गई, तो पिछले कितने बड़े बड़े रिजल्ट गए? 18,000। क्लर्क की इतनी सारी गई, 8,000, पता नहीं कितनी कितनी वैकेंसीज गई। उसमें क्या क्या हुआ होगा? पिछली जो पुलिस की भर्ती गई है कांस्टेबल और एसआई, उसमें क्या क्या हुआ होगा? बहुत बड़ी धांधली हुई होगी, तगड़े वाली, अच्छे वाली हुई होगी। लेकिन क्या किया? पिछले के लिए शायद हम ना कर पाए, आई हैव नो आइडिया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल होगा, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कुछ भी। लेकिन अब से आंखें दिखती मक्खी निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हो ये गलत है, उंगली उठाओ, कहो ये गलत है। ठीक, गलत को गलत कहना सीखो। डरने की जरूरत नहीं है किसी चीज से, किसी भी इंसान से, क्योंकि आप, मैंने कहा ना जायज और नाजायज होता है। हमने ये नहीं कहा कि बिना एग्जाम के लगा दो, हमने ये नहीं कहा कुछ कर दो। नाजायज हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो जायज कह रहे हैं कि आप कहते हो पारदर्शिता, पारदर्शिता करो। आप कह रहे हो देखो डिटेल रिजल्ट दे दिया, लेकिन आपने तो देखो 5 अंक सिर्फ इनको दे रखे थे, इनको तो नहीं दे रखे थे। तो इनको नहीं दे रखे हैं तो ये देखो ये तो लिए बैठे हैं। अब उसके लिए भी अभ्यर्थी लड़े हैं, सबको नहीं दिख रहा है वो चीज। लेट्स सी क्या करती है गवर्नमेंट, क्या नहीं करती। आपके अगर कुछ सवाल है तो मैं लेती हूँ। बाकी मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगी, सब टीचर्स, यूट्यूबर्स, हर किसी से प्लीज, आपको ये बच्चे गुरुजी कहते नहीं थकते हैं आप सबको। आप कृपया करके इकट्ठे हों, एकत्रित हों, रोड मैप तैयार करें। आई एम विद यू। अगर आप मेरा सहयोग चाहते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। नहीं भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं दूर से बैठी आपको जितना सपोर्ट हो सकेगा उतना करूंगी। कृपया आप लीड करें इस चीज को, और जो डिमांड है, जायज डिमांड है, उसको बड़े ही गंभीर तरीके से प्लीज जाके इनके सामने रखिए, सरकार के सामने, इनके सामने, कमीशन के सामने। मेरा जहां पे भी आपको सहयोग चाहिए होगा, मैं वहां खड़ी हूं। मैंने 4 DV कर ली बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा ड्यू टू सोशियो। 4 भाई 6-6 8-8 करे बैठे हैं, ऐसे बच्चे हैं। पता नहीं कैसे सेंटी से मैसेज लिखते रहते हैं, दीदी जीने का मन नहीं कर रहा है, मरने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है। अरे एक नौकरी जिंदगी बना ली है क्या? क्यों 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 सुसाइड भाई? क्यों मरोगे? इसके लिए मरोगे? कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई, एसआई की भर्ती नहीं हुई, 4 नहीं हुई, 5 हुई, 10 नहीं हुई, इसके लिए मर जाओगे? इतनी सस्ती है तुम्हारी जिंदगी? मजदूरी करके खा लो, इससे बढ़िया तो सोच अपनी बढ़िया कर लो। बिल्कुल भी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ना मत ऐसे लिखा करो, बिल्कुल भी कोई हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, दिमाग दे रखा है, कुछ ना कुछ कर लोगे, बढ़िया कर लोगे। सुरेश कुमार, नंबर 2 पर जांच करो। नंबर भी 1 या 2 ही दो, 5-5 अंक नहीं दो, 5 अंक बहुत ज्यादा होते हैं। ICS हिसाब ब्रदर, मैं इसके ऊपर जवाब नहीं दूंगी। थैंक यू मैम, बहुत सपोर्ट, बहुत बढ़िया। युवा वर्क आफ्टर 4 DV नॉट सिलेक्टेड। जेबीटी की वैकेंसी नो आइडिया मैम। सोशियो इकोनॉमिक PGT संस्कृत, नरेंद्र शर्मा जी, PGT संस्कृत का तो स्टे हो गया है ना,
नई वाला भी। तो ये मेरे ख्याल दिवाली का बड़ा अच्छा तोहफा मिला उन अभ्यर्थियों को जो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, जिनकी ज्वाइनिंग ही नहीं दी थी सरकार ने, जिनके साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ है इन बच्चों के साथ। बहुत बहुत सही, मैं खुश हूं पीजीटी संस्कृत के ऊपर स्टे हुआ। आपके सपोर्ट से एचएसएससी के खिलाफ जल्दी जीत मिलेगी, धन्यवाद भाई। हरियाणा में एचएसएससी पे आरटीआई लगाने का तरीका बताएं। दीपक दहिया आरटीआई कैसे लगाते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, देखें उस चीज को कृपया करके एजुकेट करें अपने आप को। एजुकेट करो भाई अपने आप को, आरटीआई कैसे लिखते हैं, ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कैसे देते हैं, रिसीविंग लेनी होती है नहीं लेनी होती है, घबराया मत करो किसी भी चीज को कहने में। इन चीजों यहाँ पता है हम अपना जितना बेस वाइड करते जाएंगे ना, जितना अपने आप को एजुकेट करते जाएंगे, जितना नई नई चीजों के बारे में पढ़ते जाएंगे, जागृत होते जाएंगे, उतना ही हमें बोलने में, बात करने में तर्क शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। संदीप कुमार, बेदखली के मामले में क्या होगा जी? मैंने ये कहा था ना, आरटीआई वगैरह लगा के इन सवालों के जवाब पहले लेके रखा करो, पहले ले लेते। जो इन्होंने हेल्प डेस्क में कहा था कि यदि आपकी फैमिली आईडी में किसी के पास रोजगार नहीं है तो आप इन अंकों के लिए मान्य हो, ये चीज इन्होंने लिखी थी ना, तो ये लिखी थी उसी दिन मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूजन में आ गई थी कि आप अपने सोशियो इकोनॉमिक का जो आपने इतना बड़ा पर्चा बना के डाल रखा है, जो गजट नोटिफिकेशन में है वो कुछ और कह रहा है, हेल्प डेस्क कुछ और कह रहा है, तो क्यों ना जो भर्ती कमीशन है उससे आरटीआई लगा के पूछ लिया जाए कि क्या आप ऐसे अंक दोगे। लेकिन किसी ने आरटीआई नहीं लगाई, किसी ने लगाई भी होगी तो मुझ तक पहुंची नहीं। अपने जो लेजीनेस है उसको जरूर मेरे ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं कि दीदी आपने तो कहा था कि अंक ले लेना। अरे दीदी ने तो ये भी कहा था कि आरटीआई लगा के पहले उसका जवाब ले लेना, क्योंकि ईमेल सबमिसिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दीदी ने कह दिया तो दीदी के ऊपर आओ आके अब आरोप लगाते हैं, तो लगाते रहो भाई, क्या फर्क पड़ता है। एनीवेज मेरे ख्याल से हनुमान पोल खोल, नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना, नहीं। देखो सबके सहयोग से चीजें होंगी। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो आप टीचर्स को ब्लेम करोगे ना, तो वही मैं इस चीज को आपको बोलूंगी कि भाई दे आर इनटू अ बिजनेस, तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके हितों के लिए भी सोच रहे हैं। उनका बिजनेस किसकी वजह से चल रहा है? बच्चों की वजह से चल रहा है ना, कैंडिडेट्स की वजह से चल रहा है ना। तो कौन कैंडिडेट्स को नाराज करना चाहता है या कौन कैंडिडेट्स के खिलाफ बोलना चाहता है, गलत बोलना चाहता है? कोई नहीं बोलना चाहता था उनमें से। तो आप लोग भी इस चीज को समझो और ज्यादा इतने क्रिटिसिज्म में मत जाया करो, थोड़े सहिष्णु बनो। और हाँ, सबको कहो कि आपके सपोर्ट में आए, अच्छे तरीके से कहो, प्यार से कहो, सम्मान से कहो, रिस्पेक्टफुली कहो, तो क्यों नहीं आएगा कोई? आप रिस्पेक्ट, आप किसी से ना, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, धमका के, डरा के या किसी कोई ऐसी चीज बोल के ना उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। शायद कोई आपकी एक दो बार मदद करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे नहीं होगा। आप रिस्पेक्टफुली उस चीज को कर सकते हैं। तो आप जब जानते हैं आपकी जायज मांग है, आपको हर एक चीज पता है, तो आप रिस्पेक्टफुली जाके अपनी बात रखिए, आप सामने वाले इंसान को कन्विंस कीजिए, फिर अपने सपोर्ट में लेके आइए, फिर आप लोग मिलके कोई ना कोई रणनीति बनाएं, कोई ना कोई रोड मैप तैयार करें। क्योंकि हर रिजल्ट के साथ ना हर एक भर्ती के ऊपर बोलना ठीक बात नहीं है। मैं खुद नहीं बोलना चाहती हूँ, ऐसा ही फीमेल के बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला, केवल इतना बोला कि हमें रिवाइज्ड की दे दो, डिटेल्ड रिजल्ट दे दो, दैट्स इट। जहां जो अच्छी चीज है ना उसके बारे में अच्छा भी बोला है, जहां कोई अच्छा काम किया है ना उसके लिए सरकार की सराहना भी की है। लेकिन जहां गलती हुई है ना उसको उजागर किया है। उजागर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही चेंज आएगा, और आ रहा है भगवान की दया से। तो यही करते रहना है। खैर मैं यही कहूंगी कि किसी को गलत बोलने के बजाय अपना अपना ठीक रहो और रिक्वेस्ट करो सबको, सब लोग आएंगे, रिस्पेक्टफुली सबको कहो। ये मेरी सोच है, बाकी आप लोगों की मर्जी। मैम मेरे 66.6 लिस्ट में नाम नहीं आया, यही तो। फेल्ड कैंडिडेट्स का भी प्लीज रिलीज करो डाटा। मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। हनुमान पोल खोल, तुम कौन हो? तुमने शायद नाम चेंज किया है, अगर मैं जानती हूं तुम्हें तो। खैर मैं बस इतना कहना चाहूंगी
अपने अधिकारों के प्रति सचेत हम आपको होना है, हम सबको होना है। बाकी लोग आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, करना आपको खुद पड़ेगा। मैं आपके साथ हर तरीके से मौजूद हूँ, खड़ी हूँ। पिछली बार यदि मैं ग्राउंड पे नहीं आ पाई थी तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं निकल ही नहीं पाई। यकीन मानना, मैं जो कोर कमेटी थी, जो जानते हैं वे अभ्यर्थी, उनके साथ थ्रू आउट पूरे दिन मैं फोन पे थी। मैं गाइड करती रही, मैं बताती रही कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मीडिया के साथ मैं बात करती रही। वहां पे मैंने काफी सारी अरेंजमेंट करवा दी, भिजवा दिए थे काफी सारे लोग, काफी सारे मीडिया पर्सन से मैंने खुद बात कर ली थी कि उन बच्चों को कवर कर लो, सब कुछ है। और उन बच्चों से आप जो कोर कमेटी थी उनसे पूछोगे, आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी कि मैं ग्राउंड पे नहीं आ पाई। सभी आरटीआई का जवाब नहीं देते, अब सीरियसली नहीं लेते आरटीआई। तो सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम सीरियस नहीं, हम कहते कुछ नहीं होना जाना। सीरियस इसलिए लेते क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। जैसी जनता, जैसी प्रजा, वैसा राजा। हम सीरियस हो गए ना जिस दिन कि हमें चाहिए, तो उस दिन मिलेगा। हम सीरियस हो गए ना, हमें डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए, तो डिटेल्ड रिजल्ट मिला। हम सीरियस हो गए थे ना कि हमें सोशो इकोनॉमिक के अंक कम चाहिए, तो 10 से वो 5 हुए। हम सीरियस हो गए थे ना कि सोशो इकोनॉमिक के अंक बाहर वालों को नहीं मिलने चाहिए, तो बाहर वालों के हट्टे। हम सीरियस हो गए थे ना कि सीसेट हमें क्वालिफाइंग चाहिए, तो सीसेट क्वालिफाइंग हुआ। हम सीरियस हो गए थे ना बहुत सारी चीजों के लिए, तो बहुत सारी चीजों में से हमें 1/4 चीजें मिल चुकी हैं। तो सीरियस हमें होना पड़ेगा। हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं बार बार किसी को भी। क्या हम उतने सीरियस हैं? मैं एक चीज लिख दूं, उसके नीचे 4 अगर अच्छे कमेंट आएंगे तो 5वीं ये चीज आ जाएगी, कुछ नहीं होना जाना। ऐसे ही चलता है। 2014 से पहले क्या होता था उसके बारे में नहीं बोलती मैडम। उससे पहले कहां थी, इसके बारे में क्यों ना बोली? अब मैं इसके लिए बोल रही हूँ। क्लर्क के बारे में क्यों ना बोली? ग्रुप डी के बारे में क्यों ना बोली? मैं तो सबके लिए बोली हूँ। बट कितनों को क्या क्या एक्सप्लेन करते फिर। पवन गोदारा 95 क्वेश्चंस। देखो वो ना एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कैंडिडेट होंगे जिनके 95 क्वेश्चंस होंगे। उनका नाम भी तो देखो, प्रधानमंत्री के नाम से मैच करता है, राइट? तो ऐसी ही ग्लेयरिंग जो हमें चीजें देखने को मिली हैं वो डिटेल्ड रिजल्ट की वजह से मिली हैं। धन्यवाद करो। और डिटेल्ड रिजल्ट जो मुझे कह रहे हैं कि सरकार ने डाल दिया, तो डाला नहीं, डालना पड़ा। ठीक डिफरेंस है इस चीज में। आपका जो जागरूकता है ना, जो हर रिजल्ट के साथ आप जागरूक हो रहे हैं, जो आप लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, उसकी वजह से डालना पड़ा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट अरुण भाई पता नहीं, वो तो कब आएगा देख लो। कईयों की तो डीवी भी हो गई है मेरे ख्याल से, लेकिन उस प्रोसेस को बीच में रोक दिया। मुझे लगा था एलनाबाद उपचुनाव के चक्कर में क्या पता आ जाए। अब लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं। अरे भाई भगवान की ऐसे मत कहो। अरे आपके सपोर्ट और मार्गदर्शन। दीपक दहिया बहुत बहुत धन्यवाद। मैम वी डोंट हैव एनी लीडर इन प्रॉपर प्लानिंग, बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गो फॉर एनी। मोहित वर्मा जी, आई नो दिस थिंग मोहित भाई, कि ये चीज लैकिंग है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस मूवमेंट ऑन ऑनलाइन, बिकॉज आई फर्स्ट वॉन्टेड टू एनलाइटन पीपल। मैं लोगों को जागरूक करना चाहती थी कि क्या गलत हो रहा है, विद फैक्ट्स। फैक्ट्स के साथ मैं चीजें रखूं, हर भर्ती के साथ मैं चीजें रखूं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये तो ना सरकार के खिलाफ ही बोलती है, ये तो ना ऐसे ही करती है। ऐसी ही सोच हो रखी है लोगों की कि बस क्या कहें, सरकार के खिलाफ बोलना हो गया। यदि मैंने ये कह दिया कि सरकार ने ये कहा है कि ये ब्रश व्हाइट कलर का है, और मैं इस ब्रश को रख दूं सामने और मैं कहूं अरे ये व्हाइट नहीं है ब्लैक है, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो सरकार के खिलाफ है। देखो ये 2014 से पहले क्या कहा थी जब वही सरकार इसको रेड बोलती थी, तो मैंने कब कहा कि वो ठीक थे? इसका मतलब मैं एंटी बीजेपी होगी, प्रो कांग्रेस होगी, एंटी बीजेपी होगी, प्रो आईएनएलडी होगी। व्हाट डू यू मीन? यदि मैं किसी की अगर प्रशंसा भी करती हूं तो मैं विपक्ष होने के नाते करती हूं कि थैंक गॉड आप विपक्ष होने का इस समय कार्य कर रहे हैं। थैंक गॉड आपने विपक्ष होने का काम किया।
विपक्ष होने का काम मेरे जैसे लोग, बच्चे ये सब कर रहे हैं। थैंक गॉड आपने आके ये चीज बोली, मैं उसके नाते करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंटी बीजेपी होगी या प्रो कांग्रेस हो गई हूं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डू नॉट डिवाइड एनीथिंग बिटवीन बीजेपी कांग्रेस, प्लीज। बहुत हो गया। हम लोग कैंडिडेट्स हैं, हमने एग्जाम देना है, हमें रोजगार चाहिए, ये है मुद्दा। बस इसे इस चीज में बांटना बंद करो कि ये कांग्रेस ये बीजेपी, ये बहुत हो गया है। सीरियसली बहुत ज्यादा हो गया, सीरियसली बहुत ही ज्यादा हो गया है। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें अच्छा फ्यूचर चाहिए, हमें अच्छी लाइफ चाहिए, हमें आगे अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ जो फैसिलिटीज है सब बढ़िया चीज, हर एक चीज अच्छी चाहिए। और यदि कोई गलत चीज के बारे में बोल रही हूं तो ग्लेयरिंग कोई चीज दिखा रही हूं, विद फैक्ट दिखा रही हूं, इसका मतलब मैं चाहती हूं कि उसमें सुधार हो, ना कि मैं ये दिखा रही हूं कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, भाजपा गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाह रही। आई एम सॉरी। हरियाणा में जिसकी सरकार है तो उनसे ही कहा जाएगा, विपक्ष वालों के बस की बात नहीं है। उनको नहीं कह सकती मैं कि विपक्ष इस चीज को आके कर दो। राइट? आई गेस काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं और शायद मैंने अपनी तरफ से भी काफी सारी बातें कर ली। नरेश पुनिया, अरे मेरे भाई बहुत अच्छा आप मेरे लिए लिख रहे हो, बस बहुत हो गया। इतना ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा है, इतना नहीं, मतलब मत लिखो इतना, सीरियसली। मैं आपकी दिल से हर एक चीज समझती हूँ, दैट इज इनफ। और मैं इस चीज को नहीं, बहुत सारे बच्चे हमें हंसने वाला भी इमोटिकॉन भेज रहे हैं, नाइस, बहुत बढ़िया। फिजिकल की डीवी की कट ऑफ की डिमांड भी करो हनुमान पोलखोल। यस, हमें हर स्टेज पे पारदर्शिता चाहिए। हमें जो भी स्टेज हुई, रिटर्न हुआ, उसका चाहिए क्या कट ऑफ आई, उसके बाद जो जो स्टेज आती जा रही है, जैसे फिजिकल की डीवी बोल रहे हैं, उसका भी चाहिए। हमें हर चीज का सब कुछ चाहिए, पारदर्शिता जो बोल रहे हो, हमें सारी चीजें चाहिए। और प्लीज HSSC अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा अपग्रेड कर ले। बार बार ये आपकी वेबसाइट अटकी रहती है, उसमें वही बनता रहता है, बफर होता रहता है, कुछ उसमें आता नहीं है, कोई बड़ा आप रिजल्ट डाल नहीं सकते हैं। तो कृपया करके वहां पे कुछ सरकार से बड़ा वो करवाइए, बजट इसका बढ़वाइए और इसको अपग्रेड कीजिए। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम बैंकिंग अपॉन गुरुजीज। जितना टीचर्स हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, देखते हैं आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग लीड कीजिए। मेरी जरूरत हो मुझे बुलाइए, अदरवाइज हम कुछ करते हैं फिर। अदरवाइज आई एम मेकिंग अ चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑन माई ओन, और मैं जरूर कुछ ना कुछ फिर अपने लेवल पे करने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।